नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर में आज हम एक ऐसे प्रतिभावान और ऐसे अनुभवी पत्रकार से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने समय में दूरदर्शन के प्रति लोगों का आकर्षण पैदा किया। वो है नीलम महाजन से। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप देखते हैं, तमाम तरह की कभी अच्छी तो कभी अनर्गल खबरें आपको दिखाई सुनाई देती हैं। हम इस बात की कोशिश करेंगे नीलम महाजन सिंह से जानने का कि इस दौर में और उस दौर में थोड़ा अंतर क्या रहा, और उस दौर की जो उनकी एंकरिंग होती थी उस समय बहुत कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी होते होंगे और कुछ बहुत मज़ेदार भी बातें आएंगी जिसे जानना समझना आज के जनरेशन को ज़रूरी समझता हूँ। तो हम बात करते हैं नीलम जी से, नीलम महाजन से। नमस्कार जगदीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को परफेक्ट पिक्चर में आमंत्रित करा और मुझे अपने मन से कुछ विचार आपके सामने रखने का मौका दिया। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं देखता हूँ जितने भी चैनल हैं, आमतौर पर प्राइवेट चैनल कारपोरेट हाउसेस के हैं, उसकी एंकरिंग तब की एंकरिंग में आप अंतर को बताएं, किस तरह की होती है, क्या अंतर है? तो इसमें ऐसा था जगदीश जी कि हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 1990s की, और 1990s में दूरदर्शन हो और या प्रिंट मीडिया हो या पत्रिकाएं हो, ये एक स्वर्णिम युग था पत्रकारिता का। और उस समय जो लोग पत्रकारिता में आते थे वे एक मिशन लेकर आते थे कि हमें सत्य की राह पर चलना है और हमें सत्य की खबरें अपने पूरे भारतवर्ष के लोगों को बतानी है, और हमें एक जिसे कहते हैं ना, एक विचारधारा को जागृत करना है। सभी जानते हैं कि 2005 के बाद, मतलब जब हमने दूरदर्शन ज्वाइन करा उसके कुछ 15 वर्षों के बाद कुछ निजीकरण हुआ टीवी चैनल्स का, जिसमें कि प्राइवेट पार्टीज़ ने भी आना शुरू कर दिया। और जैसे कि अब आप जानते हैं कि आज के समय में तो बहुत सारे चैनल हैं। अब परंतु मैं आपका थोड़ा सा ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ कि जिस समय हम दूरदर्शन में थे वे तो मात्र एक चैनल था, दैट वाज द ओनली चैनल विच इज़ दूरदर्शन। तो उसी में ही जो शाम को 8 बजे समाचार आते थे तो उसे हम कहते थे समाचार, और जो हमारी इंग्लिश न्यूज़ होती थी उसे हम कहते थे द न्यूज़, राइट। और पूरा हिंदुस्तान जो है वो उसकी तरफ ग्लूड रहता था, आकर्षित रहता था कि अब समाचार आने वाले हैं। तो जो ये एक हमारा वर्चस्व था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उससे हमें बहुत मौका मिला लोगों तक पहुंचने का, हमारे न्यूज़ रिपोर्ट्स में काम करने का। और प्रिंट मीडिया में जो था, वो प्रिंट मीडिया में तो आपकी बाईलाइन आती थी, पर दूरदर्शन में लोग हमें देखते थे, रिपोर्ट्स आती थी, फिर हम पीस टू कैमरा करते थे, हमारी बाईलाइंस आती थी। और मैं और मेरे साथी जो कि हम 36 लोग थे, जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के द्वारा हम आए और बाद में हमें इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में एब्जॉर्ब कर लिया गया। हमें फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में ट्रेनिंग दी गई थी न्यूज़ प्रोडक्शन की। तो हम लोग जो थे, जो सत्य था उसको अपनी खबरों में ढालने की कोशिश करते थे। जगदीश जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर थी और मैं महिलाओं के प्रथम ग्रुप में थी जिन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में स्वतंत्रता संग्राम के बाद दाखिला पाया था। हिस्ट्री की प्रोफेसर से मेरे को यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के द्वारा, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा दूरदर्शन में आने का मौका मिला, और हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई कि हम दूरदर्शन को वो बना सकें जो दूरदर्शन उस समय में था। अभी जब बाद में जब प्राइवेट चैनल आए तो एक लोगों के मन में आई कि जो दूरदर्शन की खबरें हैं वो सरकारी ज़्यादा हैं और ये जो दूसरे चैनल हैं तो दूसरी खबरें भी दे रहे हैं। इस प्रकार के लोगों का थोड़ा सा झुकाव उधर को बना। लेकिन आज जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं फील ऐसा कर रहा हूँ कि इतने चैनलों के होने के बाद अब ये हालत हो गई कि लोग
वापस टेलीविजन की दूरदर्शन को खबरें देख रहे देखना हैं। नहीं चाहते हैं। तो आपको लगता कैसा है ऐसी चीजें सुनते हैं? जी, ये बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग प्रश्न है और मेरे को इसका जवाब देने में बहुत ही आनंद आएगा। तो बात ये है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि देखिए, जो भी सरकार पावर में आती है, दूरदर्शन जो है अभी उसको हम प्रसार भारती कहते हैं और इट इज़ नाउ एन एटोनमस बॉडी। परंतु जितनी स्वतंत्रता हम लोगों को 90s में और 2000 में थी, उतनी स्वतंत्रता आज के प्रसार भारती को नहीं है। हमें कभी भी नहीं कहा जाता था कि आप सरकार की फेवर में ये स्टोरी फाइल कीजिए या आप उस व्यक्ति के विरोध में ये स्टोरी फाइल कीजिए। मतलब मेन चीज़ ये है कि इसको थोड़ा मिसकंस्ट्रू किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियां हैं, जैसे कि अगर हम आज नरेंद्र मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कुछ चीज़ों को ले लें, जैसे कि स्वच्छ भारत कैंपेन, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, जैसे कि स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो ये सब बहुत अच्छे नारे हैं, ये सब बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, परंतु सरकार इनको कैसे कार्यान्वित कर रही है, ये चीज़ें सरकारी चैनलों के द्वारा दिखाई जाती हैं। ये पहले भी दिखाई जाती थी और ये अब भी दिखाई जाएंगी, क्योंकि ये जो हमारा दूरदर्शन प्रसार भारती है, ये मतलब सरकारी भोंपू नहीं है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि सरकार अपने पॉलिसीज़ को कहाँ दिखाएगी। प्राइवेट चैनल्स तो उनको क्रिटिसाइज करते हैं और उसका करेक्ट असेसमेंट भी नहीं देते। अब मैं इसमें एक इनपुट करना चाह रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा। सरकार की पॉलिसी को दिखाना एक बात है, वो काम है जो ऑफिशियल मीडिया वो दिखाए। मुझे लगता है कि ऑफिशियल मीडिया को पीछे छोड़ दिया है प्राइवेट चैनलों ने। इतनी ज़्यादा तरफदारी सरकार की और किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की करने लगते हैं कि दूरदर्शन वहाँ पर कमज़ोर दिखने लगता है, ये लोग आगे दिखने लगते हैं, जबकि कोई दबाव इन पर नहीं है। दबाव थोड़ा बहुत तो सरकारी है, या दबाव ना कहिए उसे, ये कहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दूरदर्शन की वैसा करने की, तो इनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। तो ये भी तो देखती हैं, आप देख रही हैं आजकल। हर सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वे अपनी किस हद तक अपना प्रोजेक्शन चैनल्स पे करना चाहते हैं। जो प्राइवेट चैनल्स हैं, वैसे क्या है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट से मिलते हैं और कुछ गवर्नमेंट्स का दबाव होता है, तो वो डर से करते हैं। फिर अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रोजेक्शन ना दी जाए तो उनको आर्थिक घाटा बहुत हो जाता है। तो ये सब कारण है जिसमें कि मेरा ख्याल है कि आप अभी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में ये बात कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले की भी जो सरकारें थी, मैंने तो वो कब से स्टार्ट करना शुरू करा, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई श्रीपेरुम्बदूर से, और उसके 3 दिन पहले मेरा इंटरव्यू निर्माण भवन में वोट डालते समय सोनिया गांधी के साथ पूरे विश्व में वायरल हुआ था, because I was the only correspondent from Doordarshan who was allowed to go there to do the shooting. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सफ़र है वो उस पीरियड से शुरू हुआ था, और मैंने ये देखा था कि जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो कुछ इतना प्रेशर नहीं था दूरदर्शन के ऊपर कि आप राजीव गांधी को ही दिखाइए। उसके बाद हमने बोफोर्स को कवर करा, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह का कवर करा, सरकार को गिरते हुए दिखाया, फिर जो सरकार बनी बीजेपी की और जनता दल की जिसमें वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने, वो दिखाया। फिर हमने रामरथ यात्रा को कवर करा, अडवाणी जी की अरेस्ट को कवर करा, और फिर अडवाणी जी के इंटरव्यू टेलीकास्ट हुए, फिर सरकार गिरी, वो सब हमने दिखाया। उसके बाद देवगौड़ा जी का आना, आई के गुजराल का आना, ये सब चीज़ें दूरदर्शन पे दिखाई जाती थी। दूरदर्शन की तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, परंतु आज भी दूरदर्शन जी बैलेंस की कोशिश करता दिखता है, जी जी, दूसरी की भी खबर देता है, पर जो प्राइवेट चैनल है ये बैलेंस करते नहीं दिख रहे, ये नहीं करते बैलेंस। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब ये पीरियड था तो उस समय तो प्राइवेट चैनल्स थे ही बहुत कम। हमारे डॉक्टर प्रणॉय राय का एनडीटीवी स्टार्ट हुआ था, IBN चैनल भी स्टार्ट हुआ था, जी न्यूज़ भी स्टार्ट हुआ था, पर ये बहुत थोड़े थे।
और उस समय ये लोग भी सब कुछ दिखा रहे थे, ऐसा नहीं है जैसे उस समय ये भी सब दिखा रहे थे। परंतु बाद में किन कॉरपोरेट रीजंस के कारण या किन आर्थिक मजबूरियों के कारण इनको इस प्रकार का एकवाद कहते हैं जिसको, वन साइडेड डायलॉग, तो उससे क्या है कि जो देखने वाला है ना वो उस पर विश्वास नहीं करता और दूसरा बोर हो जाते हैं सेम चीज को बार बार देखना। चाहे प्रधानमंत्री कहे ना कहे, चाहे सरकार कहे ना कहे, परंतु कुछ कुछ जर्नलिस्ट और कुछ कुछ टीवी पत्रकार और कुछ कुछ एंकर तो इतना डांस करते हैं ना कि वो बिना कारण से ही गवर्नमेंट को एम्बैरस करते हैं कितनी बार। तो यदि हम सारी एक ही लाइन या एक ही भाषा बोलने लग जाएंगे तो उसमें तो कुछ विचार नहीं है। विचार तो मंथन से आते हैं, जिस प्रकार सागर मंथन से अमृत निकला था, जिस प्रकार अलग अलग लोग 10 लोग बैठ के बात करेंगे तो उसमें से कई नए नए विचार आएंगे जो सरकार के लिए बहुत लाभदायक भी हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार सारे मीडिया को दबा रही है। कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस मुझे लगता है वो खुद ही दबना चाह रहे हैं। परफेक्ट पिक्चर में मैं आपके दर्शकों के लिए ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ एक ऐसे वाक़यात हैं जो मेरे इस 35 साल की जर्नी में हुए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब कश्मीर में बहुत ज़्यादा आतंकवाद था, टेररिज्म था और कोई कश्मीर जाने को तैयार नहीं था और वहाँ पर कुछ ऐसी स्टोरीज़ को कवर करना था जिसे हमें दूरदर्शन पे दिखाना था, तो मेरे डायरेक्टर जनरल न्यूज़ हरीश अवस्थी जी, उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएंगी, क्योंकि हमारे साथी भी सब बहुत इंटरप्राइजिंग थे और वे बहुत काम करते थे, परंतु कश्मीर के उन टेररिस्ट जगहों पे जाने से वो थोड़े घबरा रहे थे। तो मैंने हाँ भर दी, 4 गाड़ियाँ दी गई और हम लोग इतनी दूर गए, श्रीनगर से इतनी दूर गए और वहाँ पर गहरे एक आइसोलेशन जेल थी। आइसोलेशन जेल में 2 ड्रेडेड मिलिटेंट्स थे। वन वॉज बिटा कराटे एंड द अदर वॉज हनीफ बेग। इनके ऊपर एक्यूजेशन था कि इन्होंने कश्मीर में आतंकवाद को बहुत बढ़ाया था और सरकार ने इनको आइसोलेशन सेल्स में रखा हुआ था और मैं उनसे इंटरव्यू कर रही थी और हमारे जैसे कैमरामैन भी थोड़े घबरा रहे थे कि हम इतनी दूर जा रहे हैं, हम वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि हम अपनी जान को हथेली पे रख के भी कवरेज करते थे और स्टूडियो के अंदर तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट याद आए मजेदार हो जी, स्टूडियो के अंदर तो फिर ऐसा होता है कि एक कंट्रोल पैनल है, जैसे आप सब जानते हैं। कंट्रोल पैनल में हमारे न्यूज़ प्रोड्यूसर्स होते थे, फिर हम स्टूडियो में हमारे फ्लोर मैनेजर हैं, 2-3 कैमरा हैं, कैमरामैन ऑन है। अब वहाँ से डायरेक्शन आती थी प्रेस 2 तो प्रेस 1 हो जाता था। तो आप देखेंगे कोई मेकअप कर रहा है, कोई पानी पी रहा है, तो कोई कहेगा हमारे पे आना है प्रेस 1 तो प्रेस 3 हो जाएगा, वो खाली टेबल पड़ी हुई है। तो इस प्रकार से ऑन एयर सब चले जाते थे। और एक बार मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, हमारी एक न्यूज़ रीडर थी जो कि बहुत ही जानी पहचानी है, एक गुलाब का फूल भी लगाती थी। तो एक बार उन्होंने पढ़ते पढ़ते लेपर्ड को बोल दिया लियोपार्ड और हिसार को बोल रहे हैं पूरे न्यूज़ में ही सर। तो वहाँ से मुख्यमंत्री के ऑफिस से हरियाणा से फ़ोन आ गया कि आप तो हमारे हरियाणा को बदनाम कर रहे हैं, आप तो देखिए इस प्रकार आप हिसार को इस तरह से बोल रहे हैं। तो ऐसी जब छोटी छोटी घटनाएं होती थी तो हमारे डीजी बहुत परेशान होते थे, फिर वो मीटिंग कॉल करते थे, फिर सबको डांटते थे। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और इंसिडेंट बताना चाहूँगी जब इंडिया पाकिस्तान का डायलॉग हो रहा था। एंड एज यू नो पाकिस्तानी मैन आर गुड लुकिंग ऑल्सो। मैं भी कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, मैं भी ठीक ही थी। तो वहाँ पर रोज़ जाना होता था, बातचीत करनी है। तो उनमें से एक जो उनके डिप्लोमेट थे वो थोड़ा मेरे को कि आपने बहुत अच्छा पहना है, आपने बहुत सुंदर पहना है, ये वो थोड़ा सा वो मेरी तरफ आकर्षित हो गए और मेरे को मेरे ऑफिस से मेमो मिल गया कि यू वायलेटेड द प्रोटोकॉल। तो मैं तो अपने डीजी के ऑफिस में जाके रोने लगी, मैंने रिज़ाइन कर दिया। मैं कि मुझे एक तो मैं मुश्किल काम कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझे इस तरह के एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। तो अगर आपने पूछना भी है तो आप वो डिप्लोमेट से पूछिए कि वो मेरे बैंगल को क्यों देख रहे थे। और फिर बाद में उन्होंने भी मेरे को सॉरी कहा और ये सब, और ये सब होता है। दिस इज़ वेरी ह्यूमन, ये मानवीयता होती है कि इमोशंस होती हैं। यू कैन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैन एंड अ मैन कैन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू
न्यूज़ में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरेबिया ये सब नहीं देखा जाता है। इट्स जस्ट फीलिंग्स कि आप किसी लेडी को, किसी व्यक्ति को रोज़ एक कवरेज के लिए मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक आकर्षण सा हो जाता है। जब ये इलेक्शंस का डायरेक्ट टेलीकास्ट हुआ, इलेक्शन एनालिसिस का, ये हमारे दूरदर्शन के स्टूडियो से हम ही ने स्टार्ट करा। और जो फर्स्ट शॉट थी मंदिर मार्ग से प्रणॉय रॉय के प्रोग्राम के लिए, प्रणॉय रॉय जी, डॉक्टर प्रणॉय रॉय हमारे स्टूडियो में करते थे, विनोद दुआ भी होते थे हिंदी में, और मेरे को फर्स्ट शॉट के लिए, जो कि पहली बार डायरेक्ट टेलीकास्ट हुआ था इलेक्शन एनालिसिस का मंदिर मार्ग से, तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थोड़ी सी। और हमारे जैसे अभी शूटिंग हो रही है, ऐसे हमारे जैसे कैमरामैन थे, उन्होंने मेरे को डायरेक्शन ही नहीं दी, वो कहा ही नहीं कि स्टार्ट, और मैं वहाँ खड़ी हूँ, आई एम गोइंग लाइव, और मैं कुछ बोल नहीं रही, और वहाँ से वो परेशान हो रहे हैं कि नीलम तो कुछ बोल नहीं रही है। देन सडनली माई कैमरामैन सेड स्टार्ट यू नो, एंड देन आई स्टार्टेड। तो ऐसे कई इंसिडेंट होते हैं। और वहाँ पर जैसे कंट्रोल पैनल में अब वो लोग कुछ कह रहे हैं, हमें आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी वॉज नॉट सो एडवांस्ड। नाउ इट इज़ ऑल डिजिटल। कुछ बातें आपको सुनने को मिली हैं, बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन एक समय की सीमा होती है। आप कितने मिनट तक एक साथ देखना चाहें, इसकी सीमा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उसका ध्यान रखा जाए। तो मैं इनसे और भी बात करूँगा कुछ समय बाद, दोबारा आपको कुछ और भी बातें इनसे सुनने को मिलेगी। आज बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।